Good evening, everyone, to Good evening, this sir. wonderful meeting which is going on with Professor Randhir Singh and Mukesh Kumar. और मैं रणधीर सिंह से के बारे में आप लोगों को बताऊं, इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मेरे साथ ही उन्होंने बीटेक किया था। मुकेश कुमार भी हमारे बैचमेट हैं। और उसके बाद रणधीर सिंह सर जो है ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में भी उन्होंने काफी पढ़ाई की है और वहां भी उन्हें मजा नहीं आया ब्रिटेन में, क्योंकि उनको अपने देश से ज्यादा प्रेम था। तो जहां उनका घर है वहीं पास में ही, घर भी उनका बिल्कुल पास में यूपी में ही है, और वहीं वो प्रोफेसर बन गए। आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर है अभी। तो इनको जो है अपने घर से भी बहुत लगाव है, इंडिया से काफी लगाव है, और बहुत सारे रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। तो इनका जो भी इतनी बड़ी जर्नी है वो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। और मुकेश कुमार भी है। मुकेश कुमार आल्सो वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। मुकेश कुमार जो है एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, और इतने कम एज में इस जर्नी को उन्होंने किया है। इट इज नॉट इजी टास्क। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में ये वाइस प्रेसिडेंट है मुकेश कुमार एंड रणधीर सिंह। तो दोनों से काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रणधीर सर से ही बात करूंगा। रणधीर सर बताएं अपने बारे में बच्चों को, कैसे कैसे आपकी जर्नी रही है। सबसे पहला बिल्कुल। मुझे लगता है वही मोटिवेशन का पॉइंट होगा। यस सर, आपके क्या हाथ में क्या आप सुन पा रहे हैं? यस, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबको नमस्कार। और मैं बनारस से इंटरेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अभी बच्चों की तस्वीर तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। तो मैं कुछ लोगों के पिक्चर्स आप लोगों को ऑन करवा देता हूँ। लाइक है कुछ यहाँ पर, यदि चाहिए पिक्चर्स तो लाइक प्रथमेश आप अपने वीडियो को ऑन कर लो। These are the toppers of our batch. So प्रथमेश आप वीडियो ऑन कर लो, so that वीडियो भी आपका है। प्रथमेश, where are चलिए, you? कोई नहीं। अगर स्पीड रीजनेबल नहीं हो वीडियो के साथ तो बच्चों को रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब के सब बच्चे इंजीनियरिंग जेई मोटिवेटेड हैं अभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या इसमें से कुछ मेडिकल लोग भी हैं? हाँ, कुछ मेडिकल के भी हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम जेई। यस। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन या अच्छा बुरा कुछ नहीं है। मेडिकल आज के पेंडेमिक पीरियड में मेडिकल डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस सबको समझ में आ रहा है। तो एनीवे, तो ये जो कैरियर पाथ आप लोगों ने सपना देखा है, उसके लिए भाई मैं शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप Ranveer, we can't hear you. Probably you have अच्छे to. हाथों में। हाँ। Ranveer, you have to mute your video. Probably we can't hear you. So if you can. वीडियो ठीक है, वीडियो रहे। आप कुछ वो डाटा को चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर जियो ये सब में डाल सकते हैं। तो बीच में आवाज नहीं आ रही। ब्रेकेज आ गया था, बीच में कुछ पॉज हो गया था वीडियो और एज वेल एज ऑडियो। अच्छा, तो चलिए, फिर से प्रॉब्लम होगा मुकेश तो मैं बताइएगा।
तो Okay, please go ahead. Yeah. हाँ, तो सिचुएशन अभी काफी चेंज हो गया है। हम लोग 2001 में भाई रुड़की से पास आउट हुए और तीनों लोग जैसे राकेश जी ने बताया बैचमेट रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई किए। और मैं अपनी जर्नी ब्रीफली आप लोगों के सामने रख देता हूँ। रुड़की से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे हायर स्टडीज करनी थी। मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी या जो भी डिसिप्लिन से मैं इंजीनियरिंग किया, बाय द वे मैं मेटलर्जी से किया, तो इतना अच्छा लगा कि मुझे हायर स्टडीज परस्यू करनी थी। तो उसके बाद मैंने गेट लिखा। स्कोर ठीक आने के बाद मैंने IISc बेंगलोर से मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने 2 साल DRDO में एज ए साइंटिस्ट काम किया। साइंटिस्ट काम करते समय मुझे लगा कि मुझे अच्छी जगह से PhD की डिग्री लेनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च अगर करना है, ओके, जो टेक्नोलॉजी का होराइजन है वहाँ पे खड़े होकर के जो काम करना है, उसके लिए और एक्सपर्टीज की ज़रूरत महसूस हुई। तो फिर मैंने बाहर PhD के लिए अप्लाई किया, तो इंपीरियल कॉलेज लंदन से बहुत ही अच्छी फेलोशिप भी मुझे मिली, जो कि के बाद भी लंदन बहुत खर्चीला है, लेकिन फेलोशिप इतनी अच्छी थी कि मैं रहने के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ कुछ बचा भी पाया। तो 2010 तक मुझे PhD की डिग्री मिली। उसके बाद मैं 1.5 साल और रिसर्च एसोसिएट के रूप में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में ही मैं रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया। सॉलिड ऑक्साइड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आप लोग हो सकता है कईयों ने नाम भी सुना हो। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर यूके की एक नई कंपनी थी जिसके ऊपर मैंने काम किया 1.5 साल। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे मैं 2.5 साल के लिए कनाडा गया। वहाँ पे मैं एक और फ्यूल सेल कंपनी में काम किया एज ए रिसर्च एसोसिएट। और फाइनली मैं 2014 में इंडिया वापस आकर के IIT में पढ़ा रहा हूँ। पिछले 3 सालों से मैं IIT BHU में हूँ, और उसके पहले मैंने 5 साल IIT भुवनेश्वर में डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में टीचिंग किया है। और आप में से मैं चाहूँगा कि ढेर सारे लोग क्वालिफाइंग हों, IIT BHU ज्वाइन करें, और स्पेशली मेटलर्जी डिपार्टमेंट में आते हैं तो एडवांस वेलकम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मोड़ पे मैं बहुत संक्षिप्त रूप से कुछ बातें तैयारी के विषय में शेयर करूंगा, ओके। और उसके बाद फिर मैं मुकेश जी को या राकेश जी को वापस दे दूंगा। तो एक ही, हम लोग जब आपकी उम्र के थे, मैं आज से कम 22 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय हम लोग इंफॉर्मेशन एज में नहीं थे, ओके। इंफॉर्मेशन नहीं था हम लोगों के पास, कोई सुविधा नहीं था। आज की दुनिया की तस्वीर बदल चुकी है। आजकल इस एज में इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल से लेकर के सब कुछ अवेलेबल है कि जिसकी कल्पना मैं तो कभी नहीं किया था 20 साल पहले। ये आप सबको बहुत उम्दा अवसर प्रदान करता है कि भले ही आप गांव से हो, सिटी से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिटी में प्रिविलेज क्लास के पास है, वही इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए सबके उपलब्ध है आज की दुनिया में। और ये कोरोना के चलते ये रियलिटी और गहरी हो गई है। मतलब फिजिकल मोड से हट करके ऑनलाइन मोड में ही काम हो रहा है आजकल।
ओके, तो वो फिजिकल बैरियर नहीं रह गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ऑलराइट, क्योंकि फिजिकल बैरियर के चलते जिसको एडवांटेज है वो आगे बढ़ता था, वो होना नहीं चाहिए। जिसके पास प्रतिभा है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब हटने के बाद जो बच जाता है वो आपका प्रयास, और आपका प्रयास राकेश जी जैसे टीचर के अंडर में है, तो मैं मेरा ये विचार है कि you are getting as good tutorship as is possible in our country. Okay, क्योंकि हम लोग 4 साल से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके अंडर में मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कुछ भी संभव है सब जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो रही हैं। और मैं बात ये है कि आप लोग जो चीज़ चुने हैं उसमें बाहर के लोगों का रोल कम है, और आपकी एफर्ट का, आपकी लगन का ज़्यादा रोल है, सच मायने में। ओके, और ये अच्छी बात है कि किसी और का कम रोल है इसको पाने में, ओके, जेईई क्वालिफाई करने में, नीट क्वालिफाई करने में। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग दूसरे के ऊपर थोप देंगे कि यस उनके चलते आप नहीं सक्सेस हो पाए या क्रैक नहीं कर पाए। ओके, तो सब 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 कुछ की जिम्मेदारी आपको भी लेनी है। ओके, आपको भी टारगेट सेट करना है, कैसे सिलेबस पूरा हो, कैसे अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। ओके, ये सब लाइन पे सोचते हुए, ओके, किस तरह से तैयारी और सिलेबस को इतनी अच्छी से पूरा किया जाए कि यू क्रैक इट। तो सब बहुत कुछ आपके हाथों में है। इसके अलावा और 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 भी बात मैं बोलूँगा जब क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन इस अभी मैं अपने को विराम देना चाहूँगा, और राकेश जी अगर क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, अथवा मुकेश जी कुछ बोलें। और मैं मुकेश के कुछ वर्ड्स को बच्चों के लिए और भी अच्छा होगा। मुकेश, आप कुछ बताएं किस तरीके से बच्चे जो है इस लॉकडाउन में अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए। कुछ बच्चे जो हैं वो एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कुछ मेंस के लिए भी अपने परसेंटाइल को बढ़ाना चाह रहे हैं, और कुछ अभी 11th में है जो नेक्स्ट टाइम मेंस देंगे। और some students are also here which are just past 10th exam and just trying to choose their options. Either will go to mathematics, means medical side, or engineering side. Very few students are also there. तो मुकेश आप भी बताएं इन बच्चों को how to motivate themselves. Hi, good evening, friends. Myself Mukesh Kumar, and as Rakesh explained, all of us studied together in IIT Roorkee, and we are very good friends. So good to see you all here. I think you are probably at the most important crossroad of your life, because यहाँ पे आप जो डिसीजन ले रहे हो, आई थिंक ये आपको पूरे लाइफ बेनिफिट देगी। जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी चॉइस ले रहे हो यहाँ पे, सो इफ यू आर चूजिंग टू ऑप्ट फॉर और प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल और वट एवर, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। सो आई थिंक ये चॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये कोरोना का समय है, एंड जैसे रणधीर सर बता रहे थे कि when we are a student at that point of time, we did not have so much information available, right? And right now you have all kind of information available. You are able to hear me, Randhir, Rakesh,
Rakesh is able to teach you online. I think all these facilities were not available at our time. तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बुरी चीज़ भी है। और मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि इसके जो बुरी चीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे काफ़ी पॉपुलेशन को परेशान कर रही है। और अगर आप में से कोई भी उस बुरी चीज़ के लत में जाते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर योर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रिपरेशन, जो कि सोशल मीडिया है। So you can join social media maybe after 3 years, 4 years, or once you go into IIT or once you go into medical college. But at this point of time, if you have joined Facebook, please shut that. Please don't join Facebook. Come out of Facebook today. Facebook, WhatsApp, these are all time buster. Absolutely time buster. Frankly, ये फेसबुक वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। एटलीस्ट जब आप अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, उसको आप यूज़ करो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए। उसको आप मत यूज़ करो सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू शेयर। सेकेंड, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैंकली, एंड वो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो है हार्डवर्क। नो वन कैन रिप्लेस द वैल्यू एंड वर्च्यू ऑफ हार्डवर्क, इम्पॉसिबल। इफ यू थिंक दैट यू कैन compete विदाउट हार्डवर्क, सॉरी, it's possible that some of you may put 8 hours, some of you put 10 hours, and still you can compete. But if you think that you will give just 2 hours, 3 hours, 4 hours and you will compete, I'm sorry, chances are pretty less. So hard work is very important. जितनी एंड हार्ड वर्क के साथ साथ प्लानिंग, जो रणधीर सर भी बोल रहे थे कि आपको प्लानिंग करनी है कि सिलेबस कैसे पूरा हो, कितने दिन में पूरा हो, कैसे उस पर रिवीजन कर सकें। बट ये सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हार्डवर्क है। हार्डवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लानिंग और फोकस के साथ। एंड अगर आपको लगता है कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपका कोई रेस ही है, आप अपने स्कूल में ही अगर कभी रेस हुआ होगा, दौड़ने का रेस, रनिंग रेस, मैराथन और स्प्रिंट, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो फर्स्ट टॉपर है और सेकंड रनर अप है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोई विनर हो जाता है और कोई रनर अप हो जाता है और कोई लूजर हो जाता है। तो आई थिंक दैट पुटिंग एक्स्ट्रा 1 डिग्री फोकस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दैट ऑल ऑफ यू शुड गिव। एंड अगर तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन, आई थिंक प्लानिंग विथ क्लियर साइट और द फोकस। सेकेंड, हार्ड वर्क, एंड गिविंग 1 डिग्री एक्स्ट्रा। मतलब मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ, क्या मैं उससे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्या? सो प्रॉब्ली अगर 8 घंटे में कर सकता हूँ, तो क्या मैं 9 घंटे कर सकता हूँ मेहनत क्या? बिकॉज अल्टीमेटली आप कितना मेहनत कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे कुछ दिन पहले तक बिल गेट्स, लेकिन अभी हैं जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस का कहना है, डोंट टेक प्राइड इन योर गिफ्ट्स और डोंट टेक प्राइड इन योर टैलेंट. If you think that you are extremely talented, if you think you are talented in math, or if you think you are talented in probably running, don't take pride in talent. Take pride in signing those talents through your hard work. अगर आप में टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज करो हार्ड वर्क करके और उसको साइन करो. जस्ट हैविंग टैलेंट इज नॉट गुड इनफ. ओके, तो आई थिंक हमारा जो रोल है, आपका जो रोल है, कि हम कैसे उस टैलेंट को और साइन करें. और जैसा कि रणधीर सर बोल रहे थे कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप और आपका मेहनत, आपकी मेहनत. और ये अच्छी चीज़ है, इसलिए भी अच्छी चीज़ है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर आप नहीं है. बट एक चीज़ डेफिनेटली चाहिए आपको सही दिशा देने के लिए, या अगर आप कहीं पे सवाल बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मेंटर की. And fortunately, you have a very good mentor in Rakesh sir. So Adanam sir, he's extremely good. At the time when we were studying, at that time also, he was extremely good in math, chemistry, and metallurgy. So good that you have a dedicated person and teacher like mentor like Rakesh sir. Second, एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, जैसे फिटजी हो गया, आकाश हो गया, या फिर एलन हो गया, तो ये सारे कोचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर भी एक सैलरी लेते हैं. जैसे मैं भी सैलरी लेता हूँ कंपनी से और काम करता हूँ, एंड राकेश सर का अपना खुद का है. तो जो पैशन खुद की कंपनी में लोग डालते हैं या खुद के वेंचर में डालते हैं, वो एक अलग ही होता है.
तो वो उसका भी बेनिफिट आपको है कि राकेश सर इतने अच्छे टीचर, और वो आपको इंडिविजुअल रूप से आपके 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 प्रॉब्लम को समझते होंगे, फिर उस पर उसको सॉल्व करते होंगे और आपको रास्ता दिखाते होंगे। तो आई थिंक इस हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है आपने कि आरएनएम क्लासेस आपने ज्वाइन किया है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल हमेशा सुंदर ही होता है, अच्छा ही होता है। And wish you all the very best. And yes, as Randhir said, that we love to interact more over your queries. Yeah, Rakesh. Okay, Mukesh, thank you very much. So मुकेश की बातों से तुम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज इंफॉर्मेशन का युग है, इस पे मैं एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा, फिर रणधीर सर से हमारा क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट कि आज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आसपास में देख रहा हूँ, इवन कि अपने घर में भी देख रहा हूँ, आज पढ़ने का मतलब क्या होगा। यदि मैं किसी को बोलता हूँ अपने घर में, अपने बच्चे को भी यदि बोलता हूँ पढ़ लो, पढ़ने का मतलब हो रहा है उनका जस्ट नेट पे बैठे यूट्यूब पे ही कोई लेक्चर देख लिया, या फिर अगर कोई लाइव लेक्चर सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर कहीं आरएनएम क्लासेस का है तो आरएनएम क्लासेस का लाइव क्लासेस चल रहा है तो वो देख, दैट्स इट, इतना ही उनका स्टडी आवर्स होता है। इवन जब भी स्टडी कर रहे हैं तो नेट से कनेक्टेड है, दैट इज नॉट द स्टडी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यू नीड नॉट गो फॉर द इंटरनेट, यू डू नॉट नीड एनी यूट्यूब। और यदि आप इस लाइन में जाओगे तो आपका नंबर्स नहीं आने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टेड। आप जब तक कि सेल्फ स्टडी में नहीं जाओगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं नहीं मान सकता कि आपका स्कोर बढ़ने वाला है। आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, जिनका भी हो गया सिलेबस, यू डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जहां से भी मिले क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, उसी से आपका जो है प्रैक्टिस होगा और सारे फॉर्मूले आपके याद। हाँ, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक निश्चित रूप से आपको उस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं वहां पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो ये मैं सब लोगों को बोलूंगा जो 10th, अभी मैं देख रहा हूँ 9th के बच्चे हो या 8th के हो या इवन 6th के बच्चे हो, जो भी बच्चे हो, हमारे घर में भी चीजें यही हो गई। इवन बड़े बड़े लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन का मतलब हो गया है जस्ट जो है देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, काम भी कर रहे हैं तो लगा हुआ है, उनके ईयरफोन लगे हुए हैं, हाँ सुन रहे हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस तरीके से सेलेक्ट, पसीना तो बहाना ही पड़ता है। और पसीना, आप यहाँ पे स्टडी में पसीना बहाने का मतलब है आपके पेपर और पेन का यूज होगा, जितना पेपर और पेन यूज होगा वही यहाँ पसीना बह रहा ऑटोमेटिक बहेगा। ये सुनने से नहीं हो सकता कि आप सुन रहे हो और आपका, तो दिस इज द रियल फैक्ट। मैं जैसा मानता हूँ अपने ये 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, तो अभी ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, बट इस चीज को आप लोग जरूर बनाए रखें, अपने पेन और पेपर का यूज जितना ज्यादा करना है उतना। तो ये मेरे साइड से ऐड करने वाली बात है। तो अभी रणधीर सर, आर यू देयर? हाँ हाँ, ओके सर, तो आप वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि बच्चे आप ही को सुनने आए हैं, हमें तो सुनते ही रहते हैं ये लोग, इनकी आदत है मुझे सुनने की। हाँ हाँ। तो नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। और अभी तक आप कक्षा 11-12 में अगर पढ़ रहे हैं तो 17-18 साल की उम्र में इतनी समझ आ जाती है कि यस, मेहनत करने से ही बात बनती है। तो इसमें आती है, बट दे वेर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हाँ स्टडी करना है। बच्चे जो है एक्चुअल में कभी कभी सामने वाले को, मीन्स मम्मी पापा को, मैं पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट इज अनदर पार्ट, वो पढ़ रहे हैं, बट डायरेक्शन उनका सही है कि नहीं, यहाँ डायरेक्शंस नहीं, की बात होती है हाँ, कि डायरेक्शंस में आप पढ़ रहे हो कि नहीं, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो यही, इट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट प्रैक्टिस। आप कितने
पेन और पेपर को यूज करके प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई के सिलेक्शन में। आप सबसे अच्छा बता पाएंगे क्योंकि आपने उस प्रोसेस को थोड़े डिफरेंट तरीके से क्रॉस किया था, जो अपनी आपने एक बार जर्नी बताई थी यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा एक बार और अपनी उस जर्नी को बताएं तो इन लोगों को आइडिया लगेगा किस तरीके तो से लोग गांव से किस तरीके से इस जगह पर आते हैं। जो आपकी जो तो गांव से वो बात, जर्नी थी हाँ यहाँ, हाँ, हाँ दैट पाथ मैं चाहता हूँ आपका, जो किस तरीके से ऐसे गांव से, मैं बताना चाहूंगा रणधीर सर उस गांव से थे जहां पर की बिजली भी नहीं थी। जब वो 10th में, आई थिंक 10th 11th में, जो जिस गांव से वो बिलोंग करते थे वहां पे बिजलियां नहीं थी। एम आई राइट सर? हाँ हाँ, केरोसिन लैम्प के आगे 12 तक मैं पढ़ा जैसे हूँ। लैब में सर ने पढ़ा है, 11th 12th पढ़ा है। और ये हमारे लिए बिल्कुल ही सबसे बड़ा मोटिवेशन का हमेशा पॉइंट रहा है, और हम बोलते भी आए हैं हमेशा कि रणधीर सर जो है अ, उस जगह से आए जहां पर की बिजली के खंभे भी नहीं थे उस गांव। सो आप उस जर्नी को थोड़ा सा शेयर करें बच्चों के साथ कि वो कैसी जर्नी थी और किस तरह से आपने फिर 12th के बाद तो प्रिपरेशन शुरू किया। हाँ, शुक्रिया राकेश। तो बात तब तब हार्डशिप था, हम लोगों के पिताजी और हार्डशिप में जिए। ये अच्छी बात है कि हम लोगों के आगे वाली जनरेशन एक के बात लिए और हम मैं लोग। ऐड करता हूँ, रणधीर सर को पता भी नहीं था आईआईटी या रुड़की कोई एग्जाम भी होता है। मैं एक बार और ऐड करूँ, इंफॉर्मेशन इतनी कम थी उस जगह पर कि ये सब शायद बच्चों को आइडिया लगे कि आप कितने आगे हो हम लोगों से। इस इंफॉर्मेशन के मामले में यू आर फार फार अवे, इस सॉरी करेक्ट। बहुत आगे हो। हम लोग बहुत ही हाँ, पीछे थे तुम लोगों से इंफॉर्मेशन के मामले में, बट आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। तो रणधीर सर, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप उस जर्नी को, वो जो आपका बीएससी में इनरोलमेंट के बाद आपने फिर से प्रिपरेशन की थी, उस जर्नी को एक बार शेयर करें बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आप, मेरी आवाज जा रही है ठीक से? Anand, there it's clear. हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, तो यस, मैं 12 तक उस समय उतना नॉलेज नहीं था, और उतना बैकवर्ड विलेज में दूर दूर तक इंजीनियर देखने को नहीं मिलते थे। ऐसे लोग जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, या जो कि, मेरा कॉलेज भी उतना स्टैंडर्ड का नहीं था कि मेरे सीनियर बैच से कोई आकर के अपनी स्टोरी शेयर करे। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन यस, मैं कक्षा 9 10 11 12 अच्छे से पढ़ाई किया था, और उसके चलते मुझे बीएससी बीएचयू बीएससी प्रोग्राम में मुझे एडमिशन मिला। और जब मैं एडमिशन 12 के बाद यहाँ आकर क्लास करना शुरू किया, तब जाकर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मुझे मिलने लगी। मैंने देखा कि मेरे साथ के लोग तो क्लासेस छोड़ करके इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे चिंता हुई कि अरे, इंजीनियर बनना तो और। ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है रणधीर। अच्छी बात है। क्या, मैं बीएचयू से बीटेक कर रहे थे, तो फिर मैं उनसे बात किया, तो मैं नाइवली पूछा कि क्या मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं उस लायक हूँ? मेरे इंटरमीडिएट मार्क्स में तो मार्क्स तो इतने इतने आए हैं। तो, तो उन्होंने फिर काफी मोटिवेट किया मुझे और समझाया चीजों को। और उनकी कृपा है कि भाई वो इसलिए भी तैयार हो गए कि ये लड़का, शायद उनको दया आई मेरे ऊपर कि चलो हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए तुम आओगे तो मैं पढ़ा दूंगा तुमको, अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो तो। एनीवे, वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। अगर उतना कोई आशा दिलाने वाला व्यक्ति नहीं मिला होता तो मैं शायद बीएससी करके साइंस वाला कैरियर चुना होता। कोई पछतावा मैं मुझे उससे भी नहीं होती। लेकिन यस, तब भी और अब भी
जो इंजीनियर डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट सोसाइटी में है, उसके चलते मैं मैं बोलूँगा कि उस समय इंजीनियर बनने की ललक कुछ ज़्यादा थी मुझ में। तो एनीवे उनके दिलासा से मैं फिर निर्णय लिया कि मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा और 1 घंटे उनके गाइडेंस में 1 हफ्ते के लिए जो असाइनमेंट देते थे, उसका मैं 1.5 गुना, 2 गुना काम करके अगले हफ्ते पहुँचता था उनके पास। तो वो सरप्राइज़ भी होते थे कि अरे! तुमको तो ये सब मैं बोला ही नहीं था। तो मैंने बोला कि मेरा काम हो गया था तो मैं क्या करूँ? और मैं 14 घंटे पढ़ता था डेली उस समय तैयारी करते समय। नो मोबाइल फ़ोन, नो टेलीफ़ोन, नो इंटरनेट, 14 घंटे। शाम को दौड़ने का भी रूटीन था, फिजिकल एक्सरसाइज़ भी। और मैं इस चीज़ को आपसे भी एम्फसाइज़ करूँगा बच्चों की थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर किया करें। ठीक है? उससे फिज़िक ही नहीं मेंटल बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है? तो फिजिकल एक्सरसाइज़ नो मैटर व्हाट एज ग्रुप, ओके, बड़े से लेकर बच्चे, बच्चों को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, आप लोग उस उम्र से गुज़र रहे हो जबकि फिजिकल एक्सरसाइज़ बहुत कुछ लोगों के लिए अ, पुरानी बात हो जाएगी। बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे हैं। अभी आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन ये कभी मत सोचना कि आगे चलकर टाइम मिलेगा तो फिजिकल एक्सरसाइज करूँगा, नहीं। थोड़ा इन्वॉल्व होइए, ऑलराइट? फिजिकली भी। एनीवे उस समय पढ़ाई के साथ-साथ मैं फील्ड में 2-4 राउंड मारता भी था, जो कि मेरी हैबिट रुड़की में राकेश जी और मुकेश जी गवाही देंगे। मैं रुड़की में ही फिज़िकली थोड़ा बहुत दौड़ता-धूपता था, ओके? स्टे फिट उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो मैं सबसे अर्ज करूँगा कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भले ही कोरोना क्यों ना हो, घर के अंदर टन बैठ के मार लो। बिल्डिंग के बाहर निकल कर के वॉक कर लो। अ, बाइक की जगह पे साइकिल चलाओ, ठीक है? अ, मैं 8 साल अब्रॉड रहा, उसमें से 5 साल तक मेरे पास कार नहीं थी, साइकिल से चला और बाकी के 3 साल जब मेरी फैमिली आई कार के साथ मैं रहना शुरू किया, तब भी मेरे पास साइकिल होती थी। मैं ऑफ़िस साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। ओके, आई लव इट। आई मीन मेरे लिए अगर जो चीज़ ठान लिया कि दैट्स गुड फॉर मी अ, मैं मानूँगा कि गांधी जी जैसा डिटर्मिनेशन है। वो गांधी जी बोला करते थे कि जब कन्विंस कर लिए खुद को कि दैट्स राइट फॉर यू, तो उसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज बचता नहीं उससे मुकरने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से मैं खुद को मोटिवेट करता रहता हूँ और अभी मैं आप लोगों से बात करूँगा और उसके बाद मैं करीब 20-25 मिनट मेरी 10 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 2-3 बार अप राउंड 0 से 10th फ्लोर, 10th फ्लोर से 0 फ्लोर करने वाला हूँ। ऑलराइट इत तो मैं उसके बाद फिर पढ़ने का भी मन करता है, सच पूछो तो। ऑलराइट तो बैक टू द स्टोरी कि इंजीनियरिंग बनने का जो भाई गाइडेंस मुझे सही तरीके से मिला और जो मेरे ट्यूटर हफ्ते में 1 घंटे का टाइम दिए, उससे डेढ़ 2 गुना मैं खुद सोचा कि अगर वो इतना बोलते हैं तो मैं इसका दूना कर दूँ तो क्या होगा? तो एनीवे मैं बिना किसी कोचिंग के मेरा रुड़की में एडमिशन हो गया उसके बाद और उसके बाद की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो जैसा कि राकेश जी ने एम्फसाइज़ किया था कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप लोग भी अपने को मोटिवेट करिए। जितना राकेश सर बताते हैं, कम से कम उतना रूटीन, उतना एक्सरसाइज़ बिल्कुल ही फ़ॉलो करो। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बच्चों को उतना ही एक्सरसाइज़ वग़ैरह रिकमेंड करते हैं अ, जिससे कि उनको कुछ फ्री टाइम भी मिले, ओके? तो केवल उतने तक ही अपने को मत सीमित रखो। मैं बोलूँगा उतना बेयर मिनिमम है, जितना बोल रहे हैं आपके ट्यूटर लोग और उससे
आगे की सोचिए और कुछ टाइम निकाल करके उतना कमिट करिए। राइट, इफ यू रियली वांट टू एक्सेल, राइट, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, परिवार के लिए अगर अच्छा सा काम करने की तमन्ना है तो मेहनत करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही बात मैं बोलूंगा और मैं अंत करूंगा इस बात से कि मुकेश जी सही बोले हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचो। तो उस समय हम लोग पास डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मैं 10 घंटे के ऊपर 12 घंटे के ऊपर पढ़ाई एकदम कंटिन्यूअस बहुत फोकस्ड वे में कर पाए। आज भी वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आज प्रयास करना पड़ेगा। तब हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। एक इंग्लिश में सेइंग है ना, समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब जो फैसिलिटी आपके पास नहीं है वो एक तरीके से कभी कभी अच्छी बात होती है, जो कि उस समय था। वो प्रॉब्लम ही नहीं था हम लोगों के पास, डिस्ट्रक्शन वाली, सोशल मीडिया वाली। लेकिन आप लोगों को जूझना है, ये प्रॉब्लम मल्टी जनरेशनल हो गया है। बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और हम लोग भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, मैं भी कभी कभी ऐसा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ सोशल मीडिया पे जिसके की बाद में मुझे पछतावा होता है। तो ये बहुत ही टेम्पटिंग टूल मिल गया है, इससे बचिए। मुकेश जी ने अच्छा हुआ कि इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया, हम सबको सामने रखा। ठीक है, तो और फाइनल पॉइंट इस राउंड में मैं ये बोलूंगा कि आप एग्जाम को सिमुलेट करिए। आप एग्जाम बिना मोबाइल के देने वाले हैं, पेंसिल पेपर रहेगा आपके हाथ में, उसी चीज को आप रियल में सिमुलेट करिए, उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपने को विराम दूंगा। राकेश जी, थैंक यू रणधीर सर। सो अभी क्वेश्चन एयर का है, आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेमा, हेमंत, अंशिका, कोई भी कुछ क्वेश्चंस है मन में तो पूछो। राजश्री है, तुम लोग पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। रणधीर सर से पूछ सकते हो, मुकेश सर से, किसी टाइप का क्वेश्चन आईटी या से मुकेश रिलेटेड। मुकेश को कुछ और बोलना है, ऐड करना है तो बोलने दो। नहीं नहीं रणधीर ठीक है, आई थिंक हाँ जो भी बोलो, क्वेरी कोई भी है। पूछ सकते हो। तो बच्चों अजमेर, से मैं जानना चाहूंगा राकेश, अपने बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करके मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। यस यस, ये- चलो बताओ कितने लोग हो जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। हेमंत करता है, ओके। शुभम दुबे भी करता है, गुड। और कोई? उनसे बहुत बढ़िया। हाँ, ये लोग हैंड रेज कर रहे हैं कि इसमें अच्छा पार्थ है, शुभम दुबे, हेमंत, निखिल, अंशिका, रोहित, ये लोग हाँ। करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। रेस्ट लोग लगता है नहीं करते हैं। ओके, तो सो कुछ सबको कुछ पॉइंट ये है कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो कुछ लोग कर करना रहे हैं बहुत चाहिए। अच्छी बात है, और जो लोग विराज, नहीं कोई कर रहे क्वेश्चन हैं। है? विराज तो पूछो। विराज, तुम कभी कभी जो है दिस मीन्स डिमोटिवेटेड हो जाते हो, तुम रणधीर सर से बहुत अच्छा ये पूछ सकते हो इसके बारे में। विराज, कुछ है क्वेश्चन? हाँ पूछो। सर आपने स्टडीज कैसे क्या किए, मतलब आपने कौन से बुक्स फॉलो किए स्टडीज के लिए? आपकी 20 साल प्रिपरेशन गाइडेंस कैसी थी? 20 साल 25 साल पहले की बात है वो। तो मैथमेटिक्स में टीएमएच की बुक और एमएल खन्ना, दो बुक से पढ़ी थी। सर आप कौन से सब्जेक्ट में वीक थे और आपने मतलब कैसे उसमें फोकस डाल के उसको मतलब आगे किया, मतलब ज्यादा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग उसको सबसे बनाया वीक सब्जेक्ट?
सबसे वीक मैं केमिस्ट्री बोलूँगा। केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसमें इतना सारा कुछ मेमोराइज़ करने का लग रहा था कि वो मुझे पसंद भी नहीं था। तो एक सर तो कोई मतलब आपने मुखर्जी की उसको कोई स्ट्रॉन्ग उसमें कैसे प्रॉब्लम। बनाया? हाँ, हाँ, बोलिए। सर मतलब आपने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया उस सब्जेक्ट को? आपने मतलब क्या प्रिपरेशन की? आपका वीक था तो? प्रिपरेशन आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा एफर्ट दीजिए और अपने को समझाइए कि आप लाइक करते हो या नहीं, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ सिलेबस। यू हैव टू गेन दैट नॉलेज। मोटिवेट करिए, टाइम और एनर्जी लगाइए उस डायरेक्शन में। यस। ओके। सर आप लोग अपने समय में सर मन में ऐसा क्या मोटिवेशन लेके चलते थे कि नहीं मतलब हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस था, तभी तो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ठीक उल्टा सिचुएशन था कि पढ़ोगे तो होगा ही नहीं, पढ़ो, पढ़ो। सर जैसा कि आपने कहा कि आपकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, तो सर आपने उसको उस लेवल पे लाने के लिए क्या किया था सर? सिस्टेमैटिक स्टडी किया हर एक सब्जेक्ट का, और जहाँ पे कमजोरी है वहाँ पे ज़्यादा फोकस डालना पड़ा, ज़्यादा टाइम देना पड़ा। ओके। हेमंत, तो चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्योंकि आई थिंक किसी और ने भी पूछा था सेम क्वेश्चन 2 बार। तो जो रणधीर सर बोले कि ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल। मेरा फ्रैंकली मैथ बहुत ही अच्छा था और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ही नहीं था। तो मैं सिर्फ मैथ ही पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था। फिर मेरे जो सर थे वो बोले कि मैथ के बेसिस पे तो तुम इंडिया क्या वर्ल्ड में भी कोई आईआईटी होगा तो निकाल लेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कारण तुम फेल करेगा। So ultimately you will not get into any good institute. That is what he told me. And frankly post that I started, and जैसे रणधीर सिंह ने बोला उनको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, हालांकि बाद में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी मेटलर्जी में, लेकिन मैंने फ्रैंकली आईआईटी की तैयारी के लिए उसमें पढ़ा नहीं था, लेकिन उसमें चल जाता था काम बिना पढ़े भी, 2 सब्जेक्ट भी काफ़ी था। बट अभी आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री भी। लेकिन मैं ये बता रहा था कि मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं थी और केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी। फिर मैंने फिजिक्स के लिए उसमें प्रोफेसर एच सी वर्मा की बुक थी, काफ़ी फेमस थी, अभी भी फेमस है, अभी भी लोग पढ़ते हैं। मैंने एच सी वर्मा के 100% क्वेश्चन, 100%, 99.99 नहीं, 100% क्वेश्चन मैंने खुद बनाए। मैंने उनके दोनों ही बुक के एक भी क्वेश्चन किसी दूसरे से नहीं पूछा, ना किसी ट्यूटर से पूछा, ना किसी टीचर से पूछा, ना किसी सर से पूछा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है और अगर आप उसमें वीक हैं तो बिल्कुल ही आपको उसमें रम जाना पड़ेगा, बिना रमे नहीं होगा। रम जाना पड़ेगा कि मतलब आपको उसमें जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, जो रणधीर सर बता रहे थे। और फिर मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे लगता है कि शायद मेरे रुड़की या उस साल मैंने 4-5 इंजीनियरिंग कंपटीशन निकाल दिया था, जितने भी एग्जाम दिए थे। तो प्रॉब्ली फिजिक्स शायद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था मैथ से भी ज़्यादा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अभी भी मतलब आई लव फिजिक्स। सर कभी ऐसा मन में लगा कि नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा? अगर कोई बोलता है ना, जो एकदम टॉपर, जो बहुत मतलब आईआईटी जेई का रैंक नंबर 1 होगा ना, वो भी अगर बोलता है कि उसके मन में कभी भय नहीं आता है, उसको कभी डर नहीं लगता है फेल होने का, आई एम सॉरी, मतलब ही इज लाइंग। सच्चाई ये है दोस्त कि मैं जब रुड़की गया, रुड़की में भी वहाँ पे भी कभी कभी हम लोग थोड़ा कम पढ़ते थे, और कभी कभी डर लगता था कि अरे यार फेल तो नहीं कर जाएंगे, लेकिन पता चला उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट आ गया। तो ठीक है यार, वो देखो अल्टीमेटली सब चीज़ होगा, ठीक है ना। आपको फियर भी होगा, आपको सस्पिशन भी होगा, आपको अपने ऊपर पूरा डाउट भी होगा, बट अल्टीमेटली आपने वेक्टर पढ़ा है ना, तो वेक्टर में ये है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है, रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए आपके डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उस फियर को कैसे खत्म करोगे? 2 चीज़ से। उस फियर को प्रैक्टिस से खत्म कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिलीफ और करेज बढ़ते जाएगा। क्या रणधीर सर ने बोला
आपने रणधीर से पूछा क्या आपको बिलीफ था, उन्होंने बोला अरे यही बिलीफ था कि मेहनत करेंगे तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आखिर उनको भी कभी न कभी कॉन्फिडेंस तो आई ही होगी। वो जो कॉन्फिडेंस आया वो पढ़ के ही आया, वो ऐसे नहीं आया। मैं आज तक जो भी कर पाया हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीफ है। फ्रैंकली मेरे को थोड़ा बिलीफ ज़्यादा है और कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन वो बिलीफ और कॉन्फिडेंस कहीं और से नहीं आता है। अगर मैं बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखूं और मेहनत ना करूं, मैं फेल कर जाऊंगा। कितनी बार मुझे बिलीफ अपने आप पर होगा, मैं बार बार फेल करते रहूंगा। तो अल्टीमेटली बिलीफ और कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत और यस, दूसरा चीज़ ये ज़रूर है कि मेहनत के साथ साथ आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि जो रणधीर सर बोल रहे थे, चूंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं IIT का या नीट का, कि जो क्वेश्चन है उसको सिमुलेट कीजिए। सिमुलेट इन द सेंस कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितना आप कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ स्टार्ट किए हो तो सिर्फ एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं पूरे साल का क्वेश्चन लूंगा, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, तो वहां से आपको आएगा। और जहां तक सवाल है डाउट का, फियर का, ये सब आता है, सबको आता है दोस्त। दीज आर ऑल ह्यूमन कैरेक्टर। सर जैसे कुछ बच्चे 10th से 11th में आते हैं, तो सर देखो 11th का हेमंत एक बात इसमें मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों को फेयर तो यहाँ पे होता है कि वो क्वेश्चन पूछने में ही डरते हैं। स्टार्ट होता है यहीं से तुम्हारा फेयर। इवन कि जब तुम कोचिंग्स में जाओगे वहां टीचर से फेयर होगा क्वेश्चंस पूछने में, इस फेयर को हटाना होगा। इसके बाद तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, IIT में चले गए या NITs में चले गए, वहां भी फेयर होगा, क्वेश्चंस पूछने का ही फेयर। तो फर्स्ट इस फेयर को तुम्हें हटाना पड़ेगा। जैसे ही ये डर हटेगा कि हाँ तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये लाइफ के हर स्टेज पे रहता है। अपने बॉस से क्वेश्चन पूछने का, वैसे तो बॉस से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट जब तक जब टीचर्स हो, इससे टीचर से हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। और बॉस से जितना कम क्वेश्चन पूछो आगे बढ़ जाओगे। एनीवे, हेमंत कुछ बोल रहा था भाई, उसको हाँ बोलने दीजिए। हेमंत क्या? बोलो। हाँ बोलो हेमंत। हाँ ये सर जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं भी सर अभी 10th से जस्ट ही पास होकर के आया 11th में। तो सर 10th और 11th का सर थोड़ा लेवल बहुत ज्यादा होता है 10th से 11th का। तो सर हम लोग क्या है ना, नए नए टॉपिक्स देख करके थोड़े घबरा जाते हैं। तो सर हम लोग क्या करें ताकि हम लोग स्टेबल रहे और मोर एंड मोर फोकस्ड रहे आगे की तरफ, IIT के तरफ। और 11th में सर हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए आगे की तरफ, ताकि हम लोग को आगे जाके दिक्कत ना हो सर। और सर हम जब 11th का बुक आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं तो मतलब जब तक कोई नहीं समझाता है तो समझ में नहीं आता है, तो उसमें क्या करें जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो, सीख पाए खुद से ही। तो जैसा मैं बताया कि अगर आप केवल एक बार सुपर फास्ट स्पीड से कुछ टॉपिक पढ़ते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा और 1 घंटे में उस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर लूंगा, तो आई नो यू आर ओवर एम्बिशियस। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। तो हम लोग के समय, जैसा मैं बताया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। आजकल किसी भी टॉपिक पे, डिफिकल्ट टॉपिक पे, thousands of links and resources are there, isn't it? 10 तरीके हैं समझाने के उस कॉन्सेप्ट को। तो एक तरीका फेल होता है, दूसरा एक्सप्लोर करिए। और आप लोग टीचर के कांटेक्ट में हैं, उनसे इंटरेक्ट करके उसको समझिए और खुद टाइम दीजिए, बार-बार टाइम दीजिए। केवल एक बार सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ करके वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जिससे कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। नहीं, वो किसी के साथ नहीं होता। इतना आसान होता तो क्या 4 महीने के अंदर जितनी बुक्स हैं सुपर फास्ट स्पीड में सब लोग कंप्लीट कर लेगा। अगर समझने का कंडीशन हटा दिया जाए, ठीक है, तो पढ़ने में तो सबकी सब बुक्स 4, 5, 6 महीने में के अंदर सबका सब बुक रहेगा एक बार आराम से। आपको 2 साल मिलता है इस पूरे सिलेबस को डील करने के लिए, तो घबराइए नहीं, टाइम है। अगर आप 10 से 11 में गए हैं, आई मीन प्लान इट,
plan it patiently. और मैं एक स्टाइल शेयर करता हूँ जो कि मुझे काफी हेल्पफुल लगा। जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ता था तो उसमें जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था तो उसमें प्रॉब्लम की 2-3 कैटेगरी मैं रिकॉर्ड करता था हाथ से। वो प्रॉब्लम जो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिया, वो प्रॉब्लम जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया, दूसरे से मुझे फीडबैक लेनी पड़ी। और वो प्रॉब्लम जो कि मोस्ट डिफिकल्ट, जो अभी भी सब कुछ करने के बाद एक भी क्वेश्चन राजनंदिनी पूछना चाह रही है, लगता है उसने हैंड रेज हाँ। किया है। राजनंदिनी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, तुम पूछ सकते हो। यस। तो एनीवे राकेश भाई, इनका मैं पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। जो पहला वो लोग बोले थे कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं समझ में आता है, तो वही आप उसमें लगे रहिए, रिकॉर्ड बनाइए, नोट बनाइए और उसको शुरू करिए। बीच में आई थिंक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, लगता है। हाँ, मुझे कॉल आ गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके। सो राजनंदिनी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, मुझे भी डाउट था सर। जैसे मतलब 10th तक थे तो मतलब बहुत लोग बोलते थे कि मतलब 6 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो ऐसे, लेकिन मेरा खुद 10th तक ये मानना था कि 2 ही घंटा पढ़े, 3 ही घंटा पढ़े, लेकिन मतलब एकदम फोकस करके पढ़े। तो वही सर डाउट था सर कि मतलब अगर हमको आईआईटी क्रैक करना है सर, तो क्या मतलब 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के आईआईटी क्रैक हो जाएगा? मुकेश बोलो भाई। राजनंदिनी, अच्छा तो होता कि हो जाता, 1-2 घंटा पढ़ के हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सारे लोग 1-2 घंटा ही पढ़े तो वही तो सर डाउट है सर। सब लोग मतलब फिलॉसफी देते हैं कि मतलब 2 घंटा पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। तो वही सर मुझे डाउट था सर कि 2 घंटा पढ़ेंगे फोकस करके और आईआईटी क्रैक हो जाएगा। नहीं, मन लगा के देखो, मन लगा के पढ़ने का मतलब ये है कि आप एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ो। और हम जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो भी कंसंट्रेट करके ही पढ़ रहे होंगे। आप सोचो कि आप इंटेलिजेंट हो और आप फोकस्ड हो, ठीक है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर भी इंटेलिजेंट है और फोकस्ड है। आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर कौन कॉम्पीट करेगा आप बताओ? बिकॉज कॉम्पिटिशन में ये नहीं है कितना परसेंट लाना है, कंपटीशन में क्या है कि कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा। सो सपोज अगर आपका आप अगर डिसाइड करते हो या आपका अगर एम है कि मेरे को आईआईटी में लेट से 1000 रैंक के अंदर आना है या 5000 रैंक के अंदर आना है या 500 रैंक के अंदर आना है, तो उस रैंक में इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट का होगा। तो जहाँ तक 1 या 2 घंटा कुछ सुपर जीनियस होंगे तो नहीं पता मुझे, बट इवन सुपर जीनियस लोग भी अपने आप 10th तक तो पढ़े ही हो, अभी 11th में आ गए हो। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। मैडम क्यूरी नोबेल प्राइज जीती हैं 2-2 बार। रणधीर करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग यार। तो जहाँ तक मुझे मालूम है मैडम क्यूरी ने 2-2 बार नोबेल प्राइज जीता है और मैंने कई बार उनका सुना है। शी यूज्ड टू वर्क ऑलमोस्ट अबाउट 17-18 आवर्स अ डे। 17 घंटे 18 घंटे काम करती थी, 2-2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली। तो आप ये सोचोगे कि 1 घंटा 2 घंटा मन लगा के कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। मेरे को तो मुश्किल लग रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। इस पे मत जाओ कि हम मुझे 8 घंटा ही पढ़ना है या 15 घंटे ही पढ़ना है। सारे लोग रणधीर सर की तरह नहीं हो सकते 14 घंटा डालने वाले, मैं भी नहीं डाल पाता था, बट यस फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। बट हाँ, आपको एनीथिंग मोर देन 10 आवर्स तो डालना ही पड़ेगा। 10 घंटे से कम में पढ़ के आप चाहोगे कि आईआईटी हो जाए तो अच्छी तो बात है। सर मतलब आप बोले ना सर कि मतलब 10 घंटे या फिर 11 घंटे। सर एक और प्रॉब्लम है सर, आई थिंक मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है सर, कि जैसे मतलब हम फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ कल से 8 घंटा बाई चांस पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, उस हिसाब से रूटीन भी रेडी कर लेते हैं। लेकिन सर वो रूटीन जो है ना सर, मैक्सिमम जो है ना सर 1 वीक
और मैक्सिमम जाता है सर 1 वीक, और उसके आगे जाता ही नहीं, फिर मतलब पीछे वाला ही रूटीन हो जाता है। मेरा तो राजनीति फ्रेंकली 1 वीक भी नहीं जाता था, 2 दिन ही बनता था। मैं मतलब अपने वाइफ से आज भी बात कर रहा था कि यार अपने मेरे बच्चे रूटीन नहीं बनाते, मैं हमेशा रूटीन बनाता था। तो पूछी कितने दिन फॉलो करते थे, मैं बोला 2 दिन करता था कम से कम। तो सच्चाई ये है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि 2 दिन करो या 7 दिन करो, क्वेश्चन ये है कि आप ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सा चैप्टर खत्म करना है। सो सपोज ये 3 दिन में, या आई थिंक आप या कोई और भी पूछ रहे थे कि 10th से 11th में अभी आए हैं तो क्या करना चाहिए। तो कोशिश करो कि जो चैप्टर पढ़ाई होगा कोचिंग में उसको एक बार में पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, जरूरी नहीं है। अगर आपने उसमें 30%, 20%, 40% भी समझा तो दैट विल हेल्प यू ग्रेटली। तो आई थिंक अगर ये रहेगा कि मैं ये चैप्टर आज बनाना ही बनाना है, ये चैप्टर फिजिक्स का, ये चैप्टर केमिस्ट्री का, और ये चैप्टर मैथ का, और ये चैप्टर बायोलॉजी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई एग्री, मतलब रूटीन सब मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी रूटीन वाला आदमी हूँ नहीं, मेरे से रूटीन फॉलो नहीं होता है। बट रणधीर सिंह चीज सर का मैं 2 चीज़ बिल्कुल मानता हूँ, और मैं अभी हाइंडसाइट में देख रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज का बहुत फायदा है जो मैंने लाइफ में नहीं किया और मुझे अभी भुगतने पड़ रहे हैं उसके। तो आप लोग एक्सरसाइज जरूर करो 1 घंटा, और एक्सरसाइज करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें 1 आध घंटे अपने फ्रेंड के साथ गपशप, अपने माता पिता के साथ गपशप 1-2 घंटे, और बाकी कोशिश करो कि 10 घंटे से ज़्यादा। तो अगर कोचिंग चल रही है, मान लीजिए 4 घंटा कोचिंग पढ़ा दिया तो कम से कम 8 घंटा उस दिन, और जिस दिन कोचिंग नहीं है उस दिन 10 घंटा सेल्फ स्टडी। तो अगर आप एवरेज इंटेलिजेंट हो और 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो विथ फोकस, तो आई फील कि IIT हो जाएगा। राजनंदिनी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूं। नॉर्मली जब भी किसी कोचिंग्स में, मैंने हर बड़े कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है, कोचिंग्स में स्टूडेंट्स जो आते हैं अपने स्कूल्स के ऑलमोस्ट टॉपर्स तो होते ही होते। मैंने ऑलमोस्ट टॉपर्स बैच ही पढ़ाया है। तो टॉपर्स बैच में स्कूल के या तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इवन अप टू रैंक 10 सब टॉपर्स ही होते हैं हर अच्छे स्कूल। सभी आते हैं कोचिंग्स में, और सबकी जो है स्कोर फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट टेस्ट जो होता है सब उसमें साफ हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय समझते हो ना, क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आता, ये हालत हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर बहुत लोग हैं तुम्हारे सीनियर्स, वो इसको समझ पाएंगे। डिस्ट्रॉय हो गया, अरे क्या ये तो क्या हो गया अचानक, क्यों? कि उनकी आदत वही होती है 2 घंटे 3 घंटे में मैं उसे बैलेंस कर लूंगा। नहीं, हम भी जब 10th में रहे होंगे तो 10th में तो यार मैथ फिजिक्स से सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद थे जो बुक्स हैं, तुम्हें भी याद होगा। जितने स्टूडेंट्स जो है मैथ्स लिए हैं या फिर मेडिकल में लिए, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद होते हैं, जो बुक्स अवेलेबल है सारे याद होते। लेकिन जैसे ही वो 11th में जाते हैं चीजें बदल जाती हैं। अब जो है तुम्हारे पास सिलेबस वास्ट होता है, और इतना वास्ट होता है यू कांट कोप विद दिस। अगर तुम 2 घंटे में कोप कर ही नहीं सकते, तुम्हें ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। तुम जो एक मैथ की एक बुक करते हो, इतनी पतली सी बुक, बहुत पतली होती है ये, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे पतले की बुक्स हो जाए, इस एक टॉपिक जो है वहां के सिलेबस के बराबर होगा, तो करना तो पड़ेगा। और सेकंड बात है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू इन इंडिया। अभी तुम्हें इंडिया में कंपटीशन आ गया, अभी तक तुम सिर्फ स्कूल के कंपटीशन को देख रहे थे, और वहां पे क्या था, वहां का टारगेट था कि तुम्हें पास करना। स्कूल का ऑलवेज टारगेट होता है कि सबों को पास किया जाए। जो भी 10th का एग्जाम होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हों, यदि फेल होंगे तो स्टूडेंट उस स्कूल की जो है बेइज्जती हो जाए। लेकिन जेई का पर्पस होता है स्टूडेंट को रिजेक्ट करना, दैट इज द मेजर पर्पस। इसलिए कि वहां पर 10 लाख या 15 लाख स्टूडेंट्स में से रिजेक्ट करते हैं। 1 लाख को अगर जेई मेन सेलेक्ट करता है 15 लाख में से, तो 14 लाख को वो रिजेक्ट कर रहा है। सो मेन पर्पस इज रिजेक्शन। जहां रिजेक्शन पर्पस ही है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे जहां पर आप गलत हो जाओ। तो डिफरेंशिएट समझो क्या पर्पस है, आपको उस साइड से इधर आना है। पर्पस बदल चुका है, जेई का पर्पस बदल चुका है। इट इज नॉट द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, इट इज पर्पस ऑफ रिजेक्शन। इसलिए कि ज्यादातर स्टूडेंट को उसे रिजेक्ट करता है, और बहुत सारे आप ही के लेवल के स्टूडेंट्स हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तभी आप कोप अप कर पाओगे किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ।
और यहाँ पर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं जो तुम्हें इसके बारे में अच्छा बता पाएंगे। कोई भी बताओ इस बारे में। आई थिंक मुझे लगता है प्रथमेश, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। आप वीडियो ऑन भी करो और राजनंदिनी के इस क्वेश्चन का आंसर दो। प्रथमेश ने काफी अच्छा स्कोर किया है, मोर देन 99 परसेंटाइल इसका स्कोर है। सो on the mains basis he can take computer science in any NIT. So प्रथमेश आप बताओ इसको, राजनंदिनी को इसने जो क्वेश्चन किया है टाइम टेबल के बारे में भी, उसके बारे में भी आप बताओ क्या हो सकता है, कैसे होता है। यस सर, जो 10th से जो 11th का फेज है उसमें मतलब सबको ही डिफिकल्टी आएगी ही, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि वहां पे तो जो पढ़ाई होती है। वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो भी ऑन कर लो। एक मिनट। जब तक प्रथमेश वीडियो ऑन करता है, मैं एक और पॉइंट तुम्हें बताना चाहूंगा यहाँ पर राजनंदिनी। जहाँ पर टेस्ट होते हैं और जब टेस्ट में तुम जो है ना जहाँ डिस्ट्रॉय होते हो, तो तुम्हारा टाइम टेबल अपने आप बनने लगता है। यदि तुम्हें गट्स है लड़ने का तो टाइम टेबल बनेगा। जब टेस्ट में डिस्ट्रॉय होगे, सबसे पीछे जाओगे टेस्ट, तो तुम्हें ऑटोमेटिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें गट्स नहीं है लड़ने का तो तुम जो है छोड़कर भाग जाओ। ये तुम्हारी ताकत है उस मैदान में कब तक रह पाते। एक लड़ाई है। सर यहाँ पे Yes, sir. एरर दिखा रहा है, वीडियो का एरर दिखा रहा है। हाँ। देखने दो। कोई बात नहीं, प्रथमेश बोलिए आप। नहीं मैं अलाउ करता हूँ, खैर हो सकता है। आस्क टू स्टार्ट वीडियो। अब देखो, अब करो तो हो गया। हाँ चलो। यस हाँ प्रथमेश, गो अहेड। हाँ सर। सर तो जो 10th से 11th का जो फेस है उसमें मुझे भी थोड़ी दिक्कत वीडियो तो नहीं हुई। आ रहा है प्रथमेश अभी भी। सर यहाँ पे ऑन दिख रहा है मुझे। ऑन दिख रहा है बट RNM क्लासेस दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें को होस्ट बनाता हूँ, फिर देखो। अब ट्राई करो तो वीडियो लाने का। आ रहा है सर? कोई बात नहीं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ बताओ। सर मैं वीडियो बंद कर दूं फिर? नहीं वीडियो ऑन ही रखो पीछे। तुम्हारा वीडियो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सबका वीडियो गायब हो गया है, देखा हूँ आपका भी वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं ऐसा कैसे, मेरा तो मिल रहा है। नहीं, मुझे तो दिख रहा है, राकेश का दिख रहा है, रणधीर का भी दिख रहा है। हाँ मेरे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है किसी का वीडियो अभी। ओके प्रथमेश, गो अहेड। कैमरा ऑफ किया। मैं भी कैमरा ऑफ किया हुआ, नहीं तो मेरा कैमरा ऑन है। एक मिनट, प्रथमेश का चेक करें। चलो प्रथमेश कोई भी नहीं, बोलो तुम। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करके बोलो। यस हाँ सर। बोलो। तो सर 10th से जो 11th का फेज है उसमें तो मुझे लगता है कि दिक्कत आनी ही चाहिए, क्योंकि सर जो पढ़ाई 10th तक होती है और 10th के बाद मतलब 11th 12th में होती है, दोनों में मुझे लगता है कि फर्क होता है। क्योंकि 10th तक की जो पढ़ाई होती है वो मेरे हिसाब से मेमोराइजेशन पे मैक्सिमम बेस्ड होती है, रादर देन 11th 12th में जो होती है, जो कि मोर देन मेमोराइजेशन प्लस एप्टीट्यूड पे होती है। तो मुझे भी जहाँ पे जैसे दिमाग लगाने वाला पार्ट जो बोलते हैं हम पढ़ाई में, उसमें मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी। तो सर मतलब मेरा भी प्रॉब्लम यही था, मैं बैठ नहीं पाता था ज्यादा देर, मतलब मैक्सिमम में 1-2 घंटे बैठ पाता था। और जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक होते हैं वो भी एकदम हटके होते हैं, मतलब जैसे वेक्टर हो गया, वो 3D में सोचना होता है उसमें, तो फिर वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता था मुझे। पर मुझे जितना याद है मैं लगा रहा उस पर, और आपने भी मेरी हेल्प की।
उसमें समझने को। तो मतलब आपके हालात में समझ सकता हूँ कि अभी ऑनलाइन में उतना गाइडेंस मिल तो नहीं पाएगा, पर मैं जितना आपको हेल्प कर सकता हूँ ये है कि आप लगे रहो उसमें, जहाँ से हो सके आप सर से मैक्सिमम हेल्प लो, और जो भी डाउट है आप मतलब ओपनली पूछ लो। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। मतलब मैं भी पहले हिचकिचाता था डाउट पूछने को, पर मुझे एट लास्ट पता चली गया कि हिचकिचाने से कुछ नहीं होगा, आपका ही घाटा होगा उसमें। तो आप मैक्सिमम वही कर सकते हो ऐसे टाइम में। तो मतलब सर की हेल्प लेके और लगे रहो, और अपना टाइम जाया मत करो। ट्राई करो आप बैठने का, मतलब कुछ करो मत, बस आप एक जगह पे स्टिल होके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करो। अगर आप बैठने की आदत लगा लोगे तो फिर पढ़ाई का मन अपने आप ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, और मैंने उसको वैसे ही बरकरार रखा फिर। हाँ सर, कितना इनपुट देना चाहूंगा मैं। कि नहीं, तुम्हें भी तो दिक्कत आई होगी ना, जब तुम्हारे भी मार्क्स तो गिरे ही होंगे। जब फर्स्ट टेस्ट होता है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। तो तुमने उसको कैसे कॉप अप किया उस पार्ट को, ये बताओ बच्चों। अच्छा सर, मेरा ऐसा था ना कि मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठ के, मैं अब जो भी लेक्चर होता था मैं इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं बस लेक्चर सुनता था, और सुनने के बाद उसको उसी जगह समझ के जो भी डाउट हो वो वही के वही क्लियर करके, जैसे कि आपको अगर याद होगा कि लेक्चर होने के बाद मैं आके आपसे डाउट पूछा था स्टाफ रूम में। और फिर घर पे जाके मेरा मेन मोटिव तो ये होता था कि जो भी आज सिखाया उतना सॉल्व कर दूं, मैं भले ही कम करूं। मुझे मुझे ये भी पता था कि मेरे से आज पूरा डीपीपी तो सॉल्व होने वाला नहीं है, पर हाँ मैं ट्राई करता था। क्योंकि एक बार स्टार्ट से बोलो, जो तुम्हारा तुमने जो बोला, राजनंदिनी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई थी जिसका ये क्वेश्चन था। एक बार जो बोला है वो एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करो। तुम्हारा पार्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम, हम लोग तो काफी पुराने हो गए, इस फेज को क्रॉस कर चुके हैं। हम हो या रणधीर सर हो गए या मुकेश सर हो गए। एक बार फिर से उस पार्ट को राजनंदिनी को एक्सप्लेन करो कि क्या 10th के बाद 11th में प्रॉब्लम होता है और होना चाहिए। तुमने बोला, फिर से एक बार राजनंदिनी को स्पेशली बताओ इस बात को। हाँ सर, 10th तक जो फेज होता है उसमें मेरे हिसाब से जो पढ़ाई होती है वो मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड होती है। यहाँ पे कि आपका जो एप्टीट्यूड या फिर जो इंटेलिजेंस है उसका उतना यूज नहीं होता जितना कि अभी 11th-12th में होगा। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मुझे मतलब आपको दिक्कत आनी ही है। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर मतलब मैंने जितना किया था उस टाइम पे, मुझे याद है कि मुझे भी दिक्कत होती थी ये सब कंसेप्ट को समझने को, डाइजेस्ट करने को, क्योंकि वो मोस्टली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था रादर देन मेमोराइजेशन। तो मैं उस टाइम ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, मतलब 1-2 घंटे ही पढ़ पाता जैसे आपने बोला। और मैं मेरे में फर्क ये रहा कि मैं लगा रहा, मतलब 1-2 घंटे पढ़ता था मैं, पर मैं और ट्राई करता था कि और मैं बैठ पाऊँ, बस बैठ पाऊँ। मतलब अम, आप अभी ट्राई करो कि आप एक जगह पे स्टिल होके मैक्सिमम घंटे आप बैठ पाओ। धीरे धीरे जैसे आप बस बैठने लगोगे, आपको अपने आप इच्छा होती रहेगी कि मैं पढूँ अब, कुछ करूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम वेस्ट होगा आपको भी रियलाइज होगा ही कि पढ़ना पड़ेगा। तो वो टाइम का जो फैक्टर है उसको मैंने वैसे काउंटर किया, और धीरे धीरे अगर आप बस स्टार्ट कर दोगे ना इंजन, तो वो अपने आप चलती रहेगी अपने मोमेंटम से। बस आपको वो स्टार्ट करना है। और आगे तो मतलब टाइम तो बढ़ता ही गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ना है कितना बाकी है। उससे फिर आप आगे तो दिक्कत नहीं होगी, बस ये जो स्टार्ट करना है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, तो उसको आप वैसे काउंटर करो। और रही कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में, तो मुझे भी याद है कि जैसे ही कोई लेक्चर होता था, मेरा फर्स्ट टारगेट ये होता था कि मैं लेक्चर अच्छे से सुनूं। मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता था ज्यादा लेक्चर में, क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देता था मैं। जो सर सिखा रहे हैं उसमें ध्यान देके वही के वही समझने का प्रयास करता था। और लेक्चर के बाद भी मैं सर के पास जाके स्टाफ रूम में उनसे सवाल पूछा था मेरे जो भी आए। बस इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी जो भी डाउट हो आप क्लियर करो, उसी वक्त करो।
अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो वो आपको ही हानि पहुंचाएगा। और ये हो गई लर्निंग वाली बात। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट है, आप घर पे जाने के बाद खुद से ट्राई करो। ये जरूरी नहीं कि वो सब कुछ ही हो जाएगा, मेरे से नहीं होता था स्टार्टिंग में, तो कभी नहीं होता था। तो उसको बस stop मत करो, और अगर consistently जाओगे तो फिर आप एट लास्ट एक क्या होगे। तो थैंक यू प्रथमेश। आई थिंक प्रथमेश की बातें तुम लोगों को समझ में आई होगी। यदि कभी भी, पहली बात तो क्वेश्चंस करना सीखो, कि क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा जैसे ही आप 10th to 11th जाओगे। ये आप सोच लोगे कि आप चीजों को खुद कर पा रहे हो तो नहीं होगा, आपको दिक्कतें आनी ही आनी है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें दिक्कत आनी ही आनी है। हाँ, जैसे एक बार करना शुरू हो जाएगा, खुद से करने लगोगे तो मजा भी उतना ही आएगा। जैसा कि प्रथमेश कहना चाह रहा था, जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आने लगेगा तो मजा आएगा। जब तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप दिक्कत में रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। सो फॉर दैट यू ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? Okay, so it is a wonderful for the RNM classes and very thankful for हेलो Professor. सर। Yes, अंशिका बोलो। सर अभी तो कोरोना है तो बाहर तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन घर में ना सर, घर में बैठ तो जाता है पढ़ने, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे ज्यादा देर हो ही नहीं पाता है। सर वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है घर में। ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हो? हाँ, घर में एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जो 10 घंटा 12 घंटा बैठ सके पढ़ने के लिए। क्या इन्वायरमेंट चाहिए? आप राकेश जी आपके पेरेंट्स से बात करें इसके लिए। हाँ बताओ। बोलिए। ये इन्वायरमेंट तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा अंशिका, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। हर जगह बहुत लोग जो है बिल्कुल इन्वायरमेंट नहीं रहता है, बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, तब भी पढ़ के वो निकल जाते हैं। दैट यू हैव टू क्रिएट। और अरे जब देखोगे कमल में ही कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में जब कमल खिल सकता है यार, तो इन्वायरमेंट उसको कहाँ मिला था? ये बताओ, कमल को कौन सा अच्छा इन्वायरमेंट मिला था? मिला था क्या जब वो कीचड़ में खिल सकता है? फिर नहीं अंशिका, मेरे ख्याल से आपको एक छोटा सा टेबल चेयर चाहिए, और कहीं भी मतलब बेड पे भी बैठ के कहीं भी बैठ के पढ़ना है। आपको एक बुक चाहिए, एक कॉपी चाहिए, काम खत्म हो गया। पढ़ते समय यदि आपको कोई डिस्टर्ब कर रहे हो, मम्मी पापा अगर डिस्टर्ब कर रहे हो, सो चुपके से मुझे मैसेज कर दो, फिर मैं देखूंगा। ऐसा कुछ यदि हो रहा है, मम्मी पापा आपको बोल रहे हो नहीं पढ़ो मत, कैसे पढ़ने बैठ गई तुम, तो फिर मैं देखूंगा, चुपके से मैसेज कर दो। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ठीक है सर, समझ गए। हाँ हाँ, आप तो सर से अपना बात कर लीजिए। अब घर का जो माहौल है उसमें बाहर का लोग क्या कर लेगा, लेकिन आप सर से शेयर करोगे तो हो सकता है वो कुछ आपको समझाएं। So it is very wonderful for RNM classes that Professor Randhir sir and Mukesh Kumar joined this meeting and motivated our students for their future journey of JEE and NEET. Thank you very much, No Randhir sir and problem. Mukesh sir. No problem.
my pleasure. कभी भी राकेश। Thank you, Rakesh, and wish all the applicants all the very best for their JEE and NEET preparation. Yes, good luck, guys. Okay, bye bye, Randhir sir, Mukesh sir, and all the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.